गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। यह होगा टेस्ट नंबर 141। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 141 तक पहुँच सकते हो। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई, बताइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई? बलबन ने। तो देखिए, जब दिल्ली के आसपास के इलाकों तथा दोआब में शांति सुव्यवस्था की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, गंगा यमुना दोआब तथा अवध की सड़कें चोर डाकुओं से घिरी रहती थीं। ठीक है, आसपास के पूर्वी क्षेत्र में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए थे और शासन को चुनौती दे रहे थे। इन सबसे निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई तथा बदायूं के राजपूत गढ़ों को नष्ट कर दिया और सड़कों को साफ कराकर अफगान सिपाही वहां नियुक्त करने लगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा कर दिया था? ठीक है, पूरा 50% कर दिया था भू राजस्व को कृषि उपज का। किसने किया था ऐसा? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% तय करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की नियमित तथा सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेशों की भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को ही की जाएगी। इसके अलावा भू राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा नकद जमा करवाना होगा। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति इनमें से किसने अपनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला भी यही था। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने खुद को सच्चा मुसलमान माना। उसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया और जजिया को अलग कर बना दिया जो पहले भू राजस्व में ही शामिल था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इस टैक्स से, किस टैक्स से? जजिया से महिलाएं, बच्चे, अनाथ, अंधे और अपंग लोगों को ही बाहर रखा गया था। ठीक है, अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए और स्टेटमेंट ये बना दे कि फिरोज द्वारा लगाए गए जजिया से महिलाएं, बच्चे और अनाथ भी अछूते नहीं थे। ठीक है, इस तरह से पूछे तो स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो बाहर थे ना इससे। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन के जिस गुलाम यानी दास ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था उसका नाम था मलिक काफूर। तो 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय राजा रायचंद्र वहां का शासक था जिसने रायकरण के साथ संधि संबंध कायम किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ थे। इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था और हमीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। रणथंभौर आक्रमण के समय यहाँ का राजा रामचंद्र नहीं था। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देखिए, जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया उस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था। उस समय देवगिरी का राजा था रामचंद्र। ठीक है, तो रामचंद्र कहाँ का था? देवगिरी का राजा था, रणथंभौर का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जैन कवि है, कवि का नाम है जिन प्रभा सूरी। किसके दरबार में रहते थे वो? जैन कवि जिन प्रभा सूरी का संबंध किसके दरबार से है, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया।
वह कई धर्मों को मानता था। जैन कवि जिन प्रभासूरी उसके दरबार में कई वर्षों तक रहे। नंबर 7 है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाएं। क्या क्या किया था उसने? राजधानी परिवर्तन पहले किया था, या कर में वृद्धि पहले कर दी थी, या सांकेतिक मुद्रा पहले चलाई थी? देखिए, सांकेतिक मुद्रा तो बाद में चलाई थी, उसने पहले कर वृद्धि की थी, उसके बाद राजधानी परिवर्तन की अपनी, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई, फिर खुरासन अभियान किया। बी है इसका आंसर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रयोग किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई। इसने अपने प्रथम प्रयोग के तहत दोआब के उपजाऊ प्रदेशों में भू राजस्व कर में वृद्धि कर दी, जो संभवतः उपज का आधा भाग था। दूसरे प्रयोग में क्या किया इसने? राजधानी दिल्ली से ये देवगिरी ले गया। ठीक है, दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर दी, जिसे कुतुबुल इस्लाम कहा गया, और देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद कहा। तीसरे प्रयोग के तहत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने करवाया, जो संभवतः तांबे और पीतल की थी, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के समान था। चौथा प्रयोग था खुरासन अभियान इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फिरोज शाह तुगलक ने दक्कन पर अधिकार हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया। उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और थट्टा का विद्रोह दबाने में किया। उसने दक्षिण के किसी राज्य पर हमला नहीं किया। देखिए, ये डी वाला स्टेटमेंट जो है गलत है कि उसने दक्षिण के किसी राज्य पर हमला नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर यानी उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया और वहाँ के मंदिरों को नष्ट करके धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयास उसने नहीं किया था। ठीक है, तो हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दीवान ए अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवान ए अर्ज है एक सैन्य विभाग। तो उत्तर पश्चिम में मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने, ये भी याद रखना, बलबन ने शक्तिशाली केंद्रित सेना संगठित की और एक सैन्य विभाग बनाया, जिसे दीवान ए अर्ज नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है? किस शासक को जाना जाता है उलुग खां के नाम से? बलबन को। तो देखिए, तुर्क सरदार उगलुग खां ने जब 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया, तो बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया वो। ठीक है, बलबन ही है उलुग खां। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया था वो। चहलगानी या चालीसा कौन थे? चहलगानी या चालीसा थे तुर्क सरदार, सी। तो चहलगानी जो थे, चहलगानी बोला, क्या लिखा है? चहलगानी, ठीक है, देखिए चहलगानी है ये। चहलगानी तुर्क सरदार थे जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे अपने किसी सरदार को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बैठाना चाहते थे, परंतु रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनी राजवंश का संस्थापक महमूद गजनी लगाकर गलत मत कर देना, अल्पतगीन था। तो गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। इसका नाम एक यामिनी वंश भी था। ठीक है, किसका? गजनी राजवंश का। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में हिंदू शाही शासक थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बुतशिकन यानी मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी? बुतशिकन कौन है इनमें? मूर्ति भंजक सुबुक्तगीन तो है नहीं, अल्पतगीन भी नहीं है। या तो महमूद गजनवी है या मोहम्मद गौरी है, बताइए कौन है मूर्ति भंजक? देखिए, महमूद
का भारत पर हमले का उद्देश्य था धन को लूटना और इस्लाम का यश बढ़ाना। ठीक है। उसने कन्नौज और सोमनाथ पर आक्रमण करके खुद को बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के रूप में पेश किया। तो कौन है? महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। माउंट आबू पर स्थित है जैन मंदिर, किसने बनवाया? माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वस्तुपाल ने। तो देखिए, चालुक्य राजा भीमदेव फर्स्ट का मंत्री वस्तुपाल एक श्रेष्ठ लेखक था। उसने अनेक विद्वानों को आश्रय दिया और माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन की 2 लड़ाई हुई थी 1191 में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन अगले ही वर्ष 1192 में। तराइन का पहला युद्ध गौरी और चौहान के बीच, चौहान जीता, गौरी हारा। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया और चौहान हार गए। न केवल हार गए बल्कि मृत्यु हो गई थी उनके उस युद्ध में। तो 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, जो भारतीय इतिहास को नया मोड़ देने वाली लड़ाई मानी गई, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और साथ में मृत्यु भी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? चंदावर का युद्ध लड़ा गया जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच। यहाँ मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी ही है। तो देखिए, 1192 में मोहम्मद बिन साम ने तराइन की लड़ाई लड़ी और वापस गजनी लौट गया। अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जीता हुआ राज्य सौंप गया, परंतु 1194 में साम फिर भारत लौटा और यमुना नदी पार करके कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर जयचंद से जमकर युद्ध किया उसने। इसमें जयचंद की हार हुई, अतः चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच लड़ा गया। चंदावर वर्तमान में अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध किया था? खोखर जाति के विरुद्ध। बी है इसका आंसर। तो पश्चिम पंजाब के युद्ध में पारंगत खोखर जाति ने जो है, जब गौरी के विरुद्ध विद्रोह करके लाहौर और गजनी के बीच संचार मार्ग बंद कर दिया, तो खोखरों को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद गौरी ने जो है 1206 में खोखरों पर आक्रमण किया, जिसमें खोखरों की हार हो गई और यह गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वीर शैव परंपरा का संबंध इनमें से किस राज्य से है? वीर शैव परंपरा का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में से बताइए। वीर शैव परंपरा, देखिए कर्नाटक से इसका संबंध। तो 12वीं शताब्दी में वासवन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की नींव पड़ी और वासवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे। ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव मतलब शिव के वीर, वे लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले कहलाए। 20 प्रश्न ऐड हैं इसमें। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? कौन है गरीब नवाज? मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फदरुद्दीन गजे शकर या फिर निजामुद्दीन औलिया? गरीब नवाज कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।